किसी भी ह्यूमैनिटीज टॉपिक के पीछे जाकर धीरे से बोलो फंसना पक्का है तो वो मुड़कर जरूर देखेगा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए, पूरे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपसे बनने लगेंगे। गुरु भैया की बात पर मत जाइए, बाजू में एनसीईआरटी खोलकर बैठ जाइए। जब पूरी वीडियो कंप्लीट होगी तो आप खुद मुझसे बोलेंगे कि भैया आपने पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है, इसके बाद और कुछ देखने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही है। सीधा वीडियो चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ कि भाई सिक्योरिटी का आखिर मतलब क्या होता है, इसके कौन से वो दो नोशंस हैं जिनकी बात हमने एनसीईआरटी में करी है। इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। नोशंस का मतलब बिलीव्स होता है, याद रखना। सिक्योरिटी भाई बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करते हैं, इसका मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। किसी भी तरीके के खतरे से अगर आपको आजादी मिल रही है तो उसे आप सिक्योरिटी बोल सकते हैं। लेकिन भाई हम बात करते हैं अगर इंसानों की, ह्यूमन लाइफ की, एक कंट्री की, तो यहां पर चैलेंजेस की, डेंजर्स की कमी नहीं है। हर समय कोई ना कोई डेंजर हमारे आसपास रहता है। अब अगर हर एक पॉसिबल डेंजर को हम सिक्योरिटी के इशू में काउंट करने लग जाएंगे तो हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे। कुछ भी हो सकता है यार, रास्ते चलते किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, बिजली गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। हर एक चीज को हम सिक्योरिटी में काउंट नहीं कर सकते। इसलिए वो स्कॉलर्स जो सिक्योरिटी के बारे में रिसर्च करते हैं या फिर पढ़ते हैं, वो सिर्फ उन थ्रेट्स पर, उन प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं जो किसी भी कंट्री की कोर वैल्यूज को इंडेंजर करे। कोर वैल्यूज मतलब जो मेन वैल्यूज है। अगर किसी इंसान की बात करते हैं, मैं बोलता हूं आपकी कोर वैल्यूज क्या होंगी। आजादी हमारी फ्रीडम कोर वैल्यू है। डिग्निटी, अगर आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी गरिमा को हार्म कर रहा है तो आपको दिक्कत होगी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है, डिग्निटी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जब हम कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री की कोर वैल्यूज कुछ और निकल के आती हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपसे बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आगे अभी इसका आंसर आएगा कि ये कोर वैल्यूज क्या होती हैं। अभी थोड़ा सा होल्ड करके रखिए। तो सिक्योरिटी सिर्फ उन सीरियस थ्रेट से डील करता है जो इतनी खतरनाक हैं, जो या तो कोर वैल्यूज को बहुत हार्म कर देंगी, इतना हार्म कर देंगी कि भाई उन्हें रिपेयर करना ही मुश्किल हो जाएगा, या फिर वो रिपेयर ही नहीं होंगी, या फिर कंप्लीटली उन्हें तबाह करके रख देंगी। फॉर एग्जाम्पल, कंट्री पर अगर कोई अटैक कर देता है तो भाई अटैक करके वो कंट्री को बहुत बुरे तरीके से हार्म कर सकता है, तो ये कोर वैल्यू हार्म हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि वो गुलाम बना ले, परमानेंट एक डैमेज डाल दे आपके ऊपर। तो कोई भी ऐसी चीज है जिससे खतरा बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाता है किसी भी कंट्री के लिए, तो उसे हम सिक्योरिटी के अंदर देखते हैं। सिक्योरिटी को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ट्रेडिशनल और एक है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशन का मतलब आप समझते होंगे, पहले से समय से चलता हुआ आ रहा है, तो वो पुराने जो थ्रेड्स हैं उन्हें हम ट्रेडिशन में देखेंगे, और जो नया नया कुछ कुछ निकल के आ रहा है उसे हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में देखेंगे। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब हम ट्रेडिशनल नोशन की बात कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इस चैप्टर में भर भर के हम कंपोनेंट्स देखेंगे। कंपोनेंट से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, लेकिन टेंशन मत लेना, आपके गुरु भैया सारे निमोनिक्स, सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर देंगे, आप कुछ भी नहीं भूलोगे। तो भाई ट्रेडिशनल नोशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 2024 में आया है, 2023 में आया है, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं कहीं ना कहीं आए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर देते हैं जिससे आपको भी समझ में आए कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं। कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेडिशनल नोशन से आप क्या समझते हैं। तो ट्रेडिशनल नोशन में हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एस्पेक्ट को देखते हैं। अंदर भी कुछ कुछ हो रहा है कंट्री के, और बाहर से भी कंट्री की तरफ कुछ कुछ हो रहा है, दोनों को हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सटर्नल की बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी में किसी भी कंट्री को सबसे बड़ा डेंजर होता है मिलिट्री थ्रेट से। एमसीक्यू में, सीयूटी में ये लाइन आती है, याद रखिए, सबसे बड़ा डेंजर मिलिट्री थ्रेट से होता है। सोर्स क्या होता है इस डेंजर का? कोई और कंट्री। भाई कोई और कंट्री आप पर अटैक करने की कोशिश करती है, आपको डराती है, धमकाती है, और कहीं ना कहीं आपके कोर वैल्यूज को हार्म करने की कोशिश करती है। मैंने आपसे कहा था, आप सोचिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो 3 कोर वैल्यूज निकल कर आती हैं, और इन्हें याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। SIT, सिट। सोवरेनिटी, हम किसी के गुलाम नहीं रहेंगे,
हमारी स्पेसिफिक बॉर्डर्स रहेंगी और हमारी खुद की गवर्नमेंट रहेगी हमें गवर्न करने के लिए। किसी और गवर्नमेंट के आदेश वगैरह हम नहीं मानने वाले। आजादी, इंडिपेंडेंस, हमारे पास इंडिपेंडेंस होना चाहिए। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब हमारी जो बॉर्डर्स हैं, जो बाउंड्रीज हैं, उनकी भी सबको रिस्पेक्ट करना है, घुसपैठ वगैरह नहीं करना है, अटैक वगैरह नहीं करना है। तो सिट से याद रखिए कि 3 मेन कोर वैल्यूज निकल कर आती हैं। अब अगर कभी भी वॉर का थ्रेट आता है तो गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस रहती हैं। 3 चॉइसेस बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इससे भी याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, वो है, मुझे नहीं पता आपने देखा है नहीं, लेकिन पहले टीवी पे एसपीडी पावर रेंजर्स आता था। एसपीडी, सरेंडर, प्रिवेंट या फिर डिफेंड। सरेंडर मतलब भाई सीधे समर्पण कर दो। प्रिवेंट को हम बोलते हैं डिटरेंस। डिटरेंस का मतलब क्या होता है, अगर आप मुझ पर अटैक कर रहे हैं तो मैं भी आप पर अटैक करूंगा, और हम एक दूसरे पर अटैक करेंगे तो इतना ज्यादा लेवल बढ़ जाएगा कि वो चीज ना आपके लिए सही है ना वो मेरे लिए सही है। तो ऐसे में कभी भी अटैक्स नहीं होते। जब से न्यूक्लियर वेपन आए आपने देखा होगा, ऐसे भारी भरकम अटैक्स वगैरह नहीं होते, वॉर्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबको पता है कि अगर हम अटैक करेंगे तो हम भी उसमें पिस जाएंगे। इसे हम बोलते हैं लॉजिक ऑफ डिटरेंस। तो ये प्रिवेंशन की जो हम बात कर रहे हैं, हम डिटरेंस की ही बात कर रहे हैं। तो प्रिवेंट। और तीसरा निकल के आता है डिफेंड। अब अगर वॉर हो ही गई है तो खुद को डिफेंड करना है, खुद को बचाना है, सामने वाले को उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरा करने से रोकना है। तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3 चॉइसेस क्या है, अभी हम कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, चॉइसेस की बात कर रहे हैं। तो 3 चॉइसेस है, सरेंडर, प्रिवेंट और एक आता है सीधा सीधा डिफेंड। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि सरेंडर कभी भी किसी कंट्री की पॉलिसीज नहीं होती। वो अपने सिटीजन को ये नहीं बोलेंगे कि भैया हम पर अटैक होगा तो हम सरेंडर कर देंगे। ये चीजें बोली नहीं जाती हैं। नीचे की 2 चीजें इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। रेड फॉन्ट में वो क्वेश्चन है जो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो सिक्योरिटी पॉलिसी होती है ना, यहां पर हमें अब 4 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। ऊपर तो चॉइसेस है, लेकिन अब हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो एसपीडी में से भाई सरेंडर को तो हटा दीजिए, प्रिवेंट करने को हम क्या बोलते हैं, डिटरेंस, और एक हो गया डिफेंड। तो डी डी 2 हो गए, याद रखना। पहला कंपोनेंट तो यही निकल के आता है डिटरेंस, कि सीधी बात है भाई, इतना ज्यादा खर्चा वगैरह बढ़ जाएगा कि दोनों के लिए सही नहीं है, बहुत ही सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो जाएंगे, आपके लिए भी हमारे लिए भी। डिफेंस हो गया। इसके बाद तीसरा निकल के आता है बैलेंस ऑफ पावर। इसे याद करने का तरीका बताऊंगा। नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस बना के चलना। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में हमने देखा था, अगर यूएसए 10 चीजें बनाता था तो यूएसएसआर कोशिश करता था कि वो भी 10 चीजें 12 चीजें बनाए। एक बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे में नहीं तो क्या होगा, जो बड़े स्टेट्स हैं, स्ट्रॉन्गर स्टेट्स हैं, वो आपको फ्यूचर में दिक्कत दे सकते हैं, अभी भी दिक्कत दे सकते हैं। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 4 कंपोनेंट्स बताइए, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट्स होती है ना, वो बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हैं आसपास की कंट्रीज को, खास तौर पे जो पुराने राइवल्स रहे, पुराने समय में जिनसे दिक्कतें हुई हैं, जो नेबर्स हैं, इनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, उनके साथ एक मैच करने की कोशिश करते हैं खुद को। तो मैच करने का तरीका क्या होता है भाई, सबसे पहले तो अपनी मिलिट्री आपको स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने से काम नहीं चलेगा, आपको इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना पड़ेगा और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड। इसके बाद फोर्थ कंपोनेंट निकल के आता है अलायंस बिल्डिंग, दोस्ती करना। 4 कंपोनेंट हो गए। इनको याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। एबी डिविलियर्स सबसे शानदार क्रिकेटरों में से एक रहे, अब तो रिटायर हो गए, आपने नाम सुना होगा, तो उनसे याद कर लीजिए, ए बी डी और एक और डी। ए से अलायंस बिल्डिंग, बी से बैलेंस ऑफ पावर, डिफेंस और डिटरेंस। अब आप नहीं भूलोगे। अलायंस बिल्डिंग में क्या होता है भाई, कोलिजन बनाए जाते हैं, दोस्ती करी जाती है, स्टेट्स साथ में आते हैं, डिसाइड करते हैं कि अगर हम पर अटैक होगा हमको क्या करना है, हम कब किस पर अटैक करेंगे। अगर आपने द बाइपोलैरिटी, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की फंसना पक्का है सीरीज देखी है, तो मैंने आपको नेटो के बारे में, वॉर्सो पैक्ट के बारे में बताया था। यूएसए का नेटो जो एक हमारा अलायंस था, नेटो में इन लोगों ने सीधे सीधे अपने पैक्ट में बोल दिया था कि अगर किसी एक पर भी अटैक होगा तो वो अटैक सब पर माना जाएगा। तो ये करा जाता है। अच्छा, अब जैसे नेटो से ही मालूम चल रहा है ये ट्रीटी है, तो कभी भी ऐसे अलायंसेस होते हैं ना, तो ये फॉर्मल होते हैं। यहां पर बहुत अच्छे से ट्रीटीज वगैरह साइन करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो गया, और साफ साफ देखा जाता है कि थ्रेट का मतलब क्या होता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी हो गया, क्या थ्रेट होगा, कहां पर क्या करना है, सब कुछ स्पेसिफाई करा जाता है। और
जितने भी अलायंसेस बनते हैं ना, ये नेशनल इंटरेस्ट को देखकर बनते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो मेरे लिए जो अच्छा है एक कंट्री के लिए, वो तो समय के साथ बदलता है। तो समय के साथ अलायंसेस वगैरह भी बदलते रहते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई एक चीज भी आपसे पूछी जा सकती है। अब इंटरनल की बात करते हैं। तो देखिए भाई, इंटरनल सिक्योरिटी को आज के समय में इतना फोकस के साथ नहीं देखा जाता है। रीजन ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945, इसके बाद फिर कोल्ड वॉर आ गई। तो कोल्ड वॉर के टाइम पर ना ज्यादातर जो बड़े बड़े पावर्स हैं उनको इंटरनल इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। मेजर पावर्स में इंटरनल स्टेबिलिटी हमें ज्यादातर देखने को मिलती थी। पहले के टाइम पे गवर्नमेंट्स को बड़ी चिंता रहती थी इंटरनल प्रॉब्लम्स की, कि अंदर ही अंदर कुछ ना हो जाए। लेकिन बाद में पोस्ट वॉर सिचुएशन में हमें देखने को मिला ये इतने थ्रेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। 1945 मतलब वर्ल्ड वॉर टू एंड होने के बाद यूएसए, यूएसएसआर, वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो कि बहुत स्ट्रांग वाले नेशन थे, उनके इतने इंटरनल डिस्टरबेंसेस नहीं थे। तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी इस चीज पर इतना ध्यान देने की। तो उन्हें बाहर के बारे में ज्यादा फिक्र रहती थी कि आसपास की कंट्री बाकी ग्रुप वाले अटैक ना कर दे। अंदर उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो याद रखिए, एसपीडी, एसपीडी 3 चॉइसेस हैं। उसके बाद एबीडीडी, अलायंस बिल्डिंग, बैलेंस ऑफ पावर, डिटरेंस, डिफेंस, ये 4 कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स आए तो आप कंपोनेंट्स लिखेंगे, चॉइसेस आए तो आप एसपीडी लिखेंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लाइव क्लासेस में बच्चों को मैं बार बार बताता हूं, क्योंकि बच्चों को जाने को इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। आगे अभी हम और ऐसे ट्रिक्स देखेंगे, क्योंकि हम इंडिया के कंपोनेंट्स भी देखेंगे। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट में लिख दीजिए प्रीमियम वीडियो। आप इतना करेंगे, यूट्यूब की एल्गोरिदम इस वीडियो को सपोर्ट करेगी और आगे पुश करेगी। तो कमेंट में लिखिए प्रीमियम वीडियो, वीडियो को लाइक करिए और पूरा वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद यार एक अगला क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हम ट्रेडिशनल व्यू की बात करते हैं ना, तो यहां पर हमें ज्यादातर थ्रेट्स बाहर से देखने को मिलते हैं, अंदर इतने थ्रेट्स देखने को नहीं मिलते। तो इसके पीछे यार कुछ रीजंस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि भाई एक कंट्री में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी, लेकिन पूरे अर्थ के लिए ऐसी कोई सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो पूरी दुनिया को गवर्न करती है। इसलिए यहां पर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कंट्री के अंदर तो भाई गवर्नमेंट रहेगी, वायलेंस वगैरह कुछ भी होगा वो रेगुलेट कर लेंगे, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऐसी कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अथॉरिटी नहीं है जिसकी हुकूमत सब माने। तो आपको ग्लोबल लेवल पर तो खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। आप बोलोगे भैया लेकिन यूएन वाले चैप्टर में तो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो भैया यूएन कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके मेंबर जितनी पावर उसको देते हैं उतनी पावर में वो काम करता है। बिना मेंबर के यूएन भी खत्म हो जाएगा। तो यूएन सलाह दे सकता है, थोड़ा बहुत एक स्पेस प्रोवाइड कर सकता है, एरिना प्रोवाइड कर सकता है डिस्कशन के लिए, लेकिन वो कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। इसलिए हर कंट्री को भाई अपनी जिम्मेदारी खुद ही देखना पड़ती है। अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को अब इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दी जाती। तो इसका आंसर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऊपर मैंने ऑलरेडी कर दिया है हमारे इंटरनल वाले टॉपिक में। वही कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टेबिलिटी आ गई है, पोस्ट वॉर के बाद जितने भी भाई अंदर के थ्रेट्स वगैरह थे वो इतने नहीं थे, तो उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा जाता था। अगर हम यूएसए, यूएसएसआर और बड़ी यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में इतनी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए अब इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। तो सेम आंसर इसमें आप लिखेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें आपको नहीं आएगी। अच्छा, अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है और आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है तो भाई देखो, ये तो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो है, लेकिन चैनल पर इसकी रैपिड रिवीजन वीडियो भी आ चुकी है, जहां पर जल्दी जल्दी पूरा चैप्टर कवर करवाया है। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन वीडियोस भी आ चुकी हैं। और अगर आपको पूरा चैप्टर करना है तो सबसे शानदार हमारे प्रीमियम नोट्स है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश 6 सब्जेक्ट के सबसे प्रीमियम, सबसे शानदार नोट्स आपको हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही शानदार नोट्स है, जरूर से चेक करिएगा। Explain the security challenges faced by newly independent countries of Asia and Africa। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इस क्वेश्चन को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है कि भाई जो नई कंट्रीज थी ना, उनको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो बहुत ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज से मैच कर रही थी। लेकिन इसके नीचे हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो एकदम नहीं थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताइए क्या प्रॉब्लम्स थी,
तो आप तो पूरा लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी प्रॉब्लम नई थी, तो सिर्फ नई वाली प्रॉब्लम आप लिखेंगे। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। 1940s में बहुत सारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली, इंडिया 1947। तो इसके बाद ना जो हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे वो बहुत सिमिलर थे यूरोपियन पावर से। इंडिया जैसी जितनी भी फॉर्मर कॉलोनीज थी, मतलब जहां पर पहले किसी ने राज किया हुआ है, हमें कॉलोनी बना के रखा हुआ था, ब्रिटिश के कॉलोनी थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें यूरोपियन पावर्स जैसे ही देखने को मिली। अब हुआ ये, भाई जैसे ही आजादी मिली कोल्ड वॉर चल रही थी, पूरी दुनिया दो कैंप में डिवाइडेड थी, तो इन कंट्री को भी प्रेशर फील हुआ कि हमें किसी ना किसी कैंप को ज्वाइन करना पड़ेगा। बहुत सारी कंट्रीज ने कैंप को ज्वाइन कर लिया, लेकिन कैंप को ज्वाइन करके अब नई दिक्कत आ गई, एक बड़ी वॉर फिर से हो गई। तो अभी अभी आजादी मिली है, फिर से वॉर के चक्कर में फंस जाएंगे। अगर कोई कैंप ज्वाइन नहीं करा तो ऐसा ना हो कि भाई ये बड़े बड़े पावर हमसे खफा हो जाएं। तो इन लोग बहुत ज्यादा डिलेमा में थे, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए। फिर कोल्ड वॉर की अगर हम बात करते हैं, जो यूएसए यूएसएसआर के बीच में हुई थी, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए उसमें से 1/3, अबाउट 1/3 कॉन्फ्लिक्ट कोल्ड वॉर की वजह से ही हुए थे। और इसमें से ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट हमें थर्ड वर्ल्ड में देखने को मिले थे। थर्ड वर्ल्ड मतलब क्या होता है? वो कंट्रीज जिन्हें अभी अभी आजादी मिली है, अंडर डेवलप्ड है। यहां पर स्पेसिफिकली इस चैप्टर में हम इन्हीं कंट्रीज की बात कर रहे हैं। बहुत सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक और बहुत बड़ा डर लगता है। क्या था? जब कॉलोनीज थी, मान के चलो ब्रिटिश ने इंडिया को कैप्चर किया है, तो ब्रिटिश वालों को यह डर बना रहता था कि इंडिया में रिबेलियन ना हो जाए, इंडिया वाले हमारे खिलाफ कुछ ना कर लें। और बाकी कंट्रीज में भी जिसने भी कॉलोनी बनाई हुई थी उनको यह डर रहता था। अब कॉलोनीज तो हट गई, लेकिन अब इन कंट्रीज को डर है कि जो हमारी फॉर्मर कॉलोनी थी, जिन्होंने मतलब हमको कॉलोनाइज किया था, कहीं वो हम पर फिर से अटैक ना कर दे या हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफियर ना कर दे। तो ये डर बना रहता था। पहले जिन्होंने कैप्चर किया उन्हें डर रहता था, अब जो आजाद है उन्हें डर है। तो ये डर भी बना रहता था कहीं ना कहीं। ये भी बहुत सिमिलर देखने को मिलता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, अब ये तो हो गई सेम सेम चीजें, कोल्ड वॉर की बात कर ली, डर की बात कर ली, लेकिन साथ में एशिया अफ्रीका में कुछ ऐसे सिक्योरिटी चैलेंजेस थे जो डिफरेंट थे, क्योंकि यहां पर कुछ नई प्रॉब्लम्स आई। पहली प्रॉब्लम तो ये आई कि नेबर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया पाकिस्तान आपस में लफड़े हो गए, इंडिया बांग्लादेश आपस में लफड़े हो गए, तो अपने नेबर के साथ भी प्रॉब्लम थी। और साथ में इंटरनल मिलिट्री चैलेंजेस। इंडिया में खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, पंजाब साइड में, नॉर्थ ईस्ट में कई बार कोशिश करी गई कि वो इंडिया से अलग हो जाए, तो इंटरनल प्रॉब्लम भी थी। आजादी के बाद प्रिंसली स्टेट वाली प्रॉब्लम आपने सुनी हुई है। तो हर कंट्री में ये प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रही थी। समय के साथ साथ जितनी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, बहुत सारे नए नेशन को एक बहुत बड़ा डर आ गया अपने नेबर से, कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि नेबर्स ही हम पर अटैक कर दे, परेशान कर दे। उनको सुपर पावर से इतना डर नहीं लगता था जितना अपने नेबर्स से डर लगता था। अपनी फॉर्मर कॉलोनी से भी इतना डर नहीं लगता था जितना नेबर से लगता था। अंदर ही अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट मतलब कोई रीजन है, कोई ग्रुप है जो बोल रहा है कि हम आपसे तोड़कर एक नई कंट्री बनाएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और कई बार तो ना ये प्रॉब्लम मर्ज हो जाती थी, मतलब नेबर भी परेशान कर रहा है, अंदर भी प्रॉब्लम चल रही है, और ये नेबर वाले अंदर की प्रॉब्लम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वेपन दे दिया, उनको और भड़का दिया। तो ऐसी भी प्रॉब्लम थी। तो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया एक अलग से कि अगर पूछा जाए कि डिफरेंट क्या प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो आप बता सको। अब इसके बाद describe two forms of cooperative security as per its traditional notion. In traditional security, there is a recognition that cooperation in limiting violence is possible. ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार रिपीट हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में बोला जाता है कि अगर हम आपस में कोऑपरेट करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो शायद जो ये मार काट मच रही है उसको हम कम कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये भी बहुत एक प्यारा आंसर है, और यहां पर भी मैं निमोनिक आपके साथ शेयर करूंगा। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हर कोई ये रिकॉग्नाइज करता है कि हम वायलेंस को कम कर सकते हैं कोऑपरेट करके। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में साफ साफ बोला जाता है कि अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो हम वॉर के मीन्स को, एंड्स को भी लिमिट कर सकते हैं। मीन्स ऑफ वॉर मतलब आप किस तरीके से वॉर कर रहे हो, क्या कर रहे हो वॉर में। आप ऐसा तो नहीं है कि आप हजारों करोड़ों लोगों को मार रहे हो, या फिर केमिकल्स का यूज कर रहे हो, या लोगों को बहुत सफरिंग पहुंचा रहे हो। एंड्स ऑफ वॉर मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप वॉर के थ्रू क्या अचीव करना चाह रहे हो। दोनों चीजें खतरनाक है। तो इन्हें हम कम करने की कोशिश करते हैं कि वॉर्स कैसे लड़ी जा रही हैं, क्यों लड़ी जा रही हैं। आज के समय ये वाइडली एक्सेप्टेड
फैक्ट है, हर एक कंट्री इसको मानती है, ज्यादातर कंट्री, कि वॉर हमें सिर्फ लॉजिकल रीजन से ही करना चाहिए और हमें कभी भी बेमतलब नहीं करना चाहिए। खास तौर पे सेल्फ डिफेंस करना है तो करिए, जिनोसाइड कहीं पर जानबूझ के किसी पर्टिकुलर ग्रुप वगैरह को मारा जा रहा है, सफरिंग पहुंचाई जा रही, तब आप करिए, है ना। ऐसे बेमतलब वॉर वगैरह मत करिए। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में हम इंकरेज करते हैं कि कोऑपरेशन होना चाहिए। अब इसमें कोऑपरेट करने के अलग अलग मीन्स होते हैं और इसको भी याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, डेक, DAC। सबसे पहले एसपीडी देखा, फिर एबीडीडी देखा, अब डेक। डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक एक करके हम इन तीनों को देखते हैं। नाम से ही बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के आर्म्स मतलब वेपन्स का त्याग कर देना, कि ना आप प्रोड्यूस करोगे, ना आप यूज करोगे, ना अपने पास रखोगे, ना किसी को दोगे। तो ये यूएसएसआर ने भी कुछ कुछ किया था, आगे आज भी हमें देखने को मिलता है, हम एग्जांपल देख लेंगे। तो बात यही करी जाती है कि स्पेसिफिक वेपन्स आप त्याग दीजिए जिससे वॉर वगैरह रिड्यूस हो सके। दो बहुत इंपॉर्टेंट ईयर्स निकल के आते हैं, इसको कभी भी मत भूलना। 1972 में हमें देखने को मिली बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। बोला गया कि बायोलॉजिकल वेपन यूज नहीं करना है, डिसआर्मामेंट की बात करी गई। और फिर 1997 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, CWC, मतलब केमिकल वेपन्स वगैरह भी हमें यूज नहीं करना है। बायोलॉजिकल में हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स फैला देना, भाई आप ऐसी चीजें मत करिए। आप क्लोरीन वगैरह का केमिकल में एग्जांपल डाल सकते हैं, तो ये सब करने के लिए मना किया गया। आपको एक मैं छोटा सा होमवर्क दे रहा हूं, कमेंट में बताइए ये दोनों कन्वेंशन में कितने कितने मेंबर्स ने साइन किया था। ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो मैं बता दूंगा, बहुत बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और अगर आपकी एनसीईआरटी में पुराना डेटा है तो प्लीज उसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो बायोलॉजिकल केमिकल वेपन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसआर्मामेंट। आर्म्स कंट्रोल, यूएसएसआर का ये कहना था भाई हम सारे वेपन्स तो नहीं त्यागेंगे, हम न्यूक्लियर वेपन तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। ऐसे ही हमें बहुत सारी कंट्रीज के ओपिनियन देखने को मिले। तो जहां पर डिसआर्मामेंट नहीं हो पाता है वहां पर होता है हमारा आर्म्स कंट्रोल, कि हम कंट्रोल कर लेंगे। तो आर्म्स कंट्रोल में भाई आप एक्विजिशन, कौन वेपन रख रहा है, कितना रख रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इसको रेगुलेट करने की कोशिश करी जाती है। कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABM ट्रीटी। इसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिमिट करा, आर्म्स रेस को प्रिवेंट करा और बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड डिफेंसिव सिस्टम्स की परमिशन दी, ठीक है। सबसे शानदार एग्जाम्पल आता है NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968। इस ट्रीटी ने बोल दिया था कि 1 जनवरी 1967 से पहले अगर आपने न्यूक्लियर वेपन बना लिए हैं तो ठीक है, वरना आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते। इन शॉर्ट जो 5 बिग पावर्स हैं, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया और आज के समय यूएसए, उस समय आप यूएसएसआर बोल सकते हैं, इन्हीं के पास सिर्फ वेपन्स रहेंगे, बाकी को मना कर दिया। इंडिया और भी बहुत कंट्री का कहना है कि बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है, इंडिया ने इसको साइन नहीं करा। इसका कहना है कि 1967 से पहले अगर आपने बना लिए थे तो ठीक है, वरना आपको गिव अप करना पड़ेगा, इन वेपन्स को छोड़ना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, नाम से ही मालूम चल रहा है। देखिए, हर कंट्री को दूसरी कंट्री से डर रहता है कि कोई सरप्राइज अटैक वगैरह ना हो जाए, तो टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करते रहिए। जैसे बॉर्डर के पास से आप मिलिट्री ले जा रहे हैं या फिर कुछ टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, सामने वालों को बता दीजिए। कोई इंफॉर्मेशन मिले तो सामने आकर शेयर कर दीजिए, दोस्ती यारी बनाइए। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत बहुत जरूरी है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसपरसेप्शन के चक्कर में कोई वॉर ना हो जाए, इसलिए हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करना चाहिए। तो ये भी याद रखिए, बहुत ही सिंपल है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, डेक, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल और सी से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब यहां पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि न्यूक्लियर वेपन वगैरह इतने यूज नहीं होते हैं आज के टाइम पे, क्या रीजन है यार इसका। रीजन बहुत सिंपल है। एक तो भाई आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, आप एनपीटी का एग्जांपल दे सकते हैं। साथ में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलता है कि कोऑपरेशन करके वायलेंस को लिमिट करा जा सकता है। तो आजकल कोई भी वॉर के फेवर में नहीं रहता, सब बोलते हैं भाई, यही चीजें आती हुई है कि हमें कोऑपरेट करना चाहिए, और इसी चक्कर में हमें इतने न्यूक्लियर वेपन वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। आखिरी न्यूक्लियर वेपन का यूज हमारा सीधा सीधा जापान के ऊपर हुआ था, उसके बाद हमें कोई भी न्यूक्लियर वॉर देखने को नहीं मिली है। What is the primary goal of human security? Explain the differences between narrow and broad concept of human security. अब ट्रेडिशनल के बाद हम नॉन ट्रेडिशनल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
नॉन ट्रेडिशनल में हम दो टाइप की सिक्योरिटी की बात करेंगे। हम बात करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी की और हम बात करेंगे ग्लोबल सिक्योरिटी की। पहले हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है। अच्छा, एक और चीज, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ कहाँ मिलेंगे। बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर इसके पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, अभी बन रहे हैं, जैसे ही कंप्लीट होंगे अवेलेबल हो जाएंगे। मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूं, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, आगे भी एक दो वीडियो में मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा। तो चलिए पहले ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, ठीक है। नैरो ब्रॉड कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं कि हमारी, अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी में, तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं, नैरो ब्रॉड। ब्रॉड में ब्रॉडेस्ट भी आता है, तो इसके बारे में बताइए। तो चलो इसको बहुत अच्छे से देखते हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जो होती है, इसमें हम मिलिट्री थ्रेट से भी बाहर की बात करते हैं। इसमें हम वाइड रेंज के थ्रेट्स को देखते हैं जो ह्यूमन लाइफ और उसके सर्वाइवल रिलेटेड हमें देखने को मिलते हैं। यहां पर बात करी जाती है कि सिक्योरिटी सिर्फ स्टेट के लिए नहीं होती है। स्टेट को हमेशा रेफरेंस समझना सही नहीं है। आप स्टेट को बीच में नहीं रख सकते, आपको इंडिविजुअल्स को बीच में रखना चाहिए। इंसानों के बारे में सोचिए, स्टेट के बारे में सोचना इज नॉट इनफ। क्योंकि देखो भाई, ह्यूमन सिक्योरिटी हो चाहे ग्लोबल सिक्योरिटी हो, यहां पर हम लोगों की बात करते हैं ज्यादा, स्टेट की कम करते हैं। क्योंकि मे बी स्टेट सिक्योर्ड हो सकता है आपकी कंट्री में कोई अटैक नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अंदर लोगों की सिचुएशन अच्छी ना हो। तो स्टेट की सिक्योरिटी डज नॉट मीन कि लोगों की भी सिक्योरिटी है, बस उसी की बात करी जाती है। जितने भी ह्यूमन सिक्योरिटी के सपोर्टर हैं, वो यही बोलते हैं कि भाई लोगों का प्रोटेक्शन सेंट्रल एम होना चाहिए, लेकिन सबके ओपिनियन थोड़े थोड़े थ्रेट को लेकर डिफरेंट है। अलग अलग लोग अलग अलग ओपिनियन देते हैं। सबसे पहले नैरो सक्रिय व्यू की बात करते हैं। नैरो व्यू में बोला जाता है कि फोकस सिर्फ वायलेंट थ्रेट्स पे होना चाहिए, जैसे कि वॉर, टेररिज्म, या किसी को भी अगर हम फिजिकली हार्म कर रहे हैं तो ये सिक्योरिटी में आना चाहिए। लेकिन अगर हम ब्रॉड व्यू की बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी में, तो यहां पर हम हंगर, डिसीज, नेचुरल डिजास्टर, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, ह्यूमन डिग्निटी के थ्रेट की बात करते हैं, क्योंकि इन चक्करों में वॉर से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। तो यहां बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। ब्रॉड में एक ब्रॉडेस्ट चीज भी आती है कि सबसे ब्रॉड हम क्या सोच सकते हैं। तो सबसे ब्रॉड में हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी और ह्यूमन डिग्निटी के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। मतलब सिंपल टर्म्स में बोलना हो तो फ्रीडम फ्रॉम वांट, मतलब वांट से फ्रीडम होना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना चाहिए। और फ्रीडम फ्रॉम फियर, किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें हमें इंसानों को प्रोवाइड करना है। अब अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के बाद ग्लोबल सिक्योरिटी की, तो ये 1990s में इमर्ज हुई। यहां पर हमने कुछ अलग थ्रेट्स को एड्रेस करा, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, एपिडेमिक्स। क्योंकि भाई यहां एक सिंगल कंट्री अकेले कुछ भी नहीं कर सकती। अब जैसे भाई अगर सी लेवल बढ़ेगा तो बांग्लादेश हो गया, मालदीव्स हो गया, थाईलैंड हो गया, इनको बहुत दिक्कत आने वाली है। लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग या ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इसमें कोई एक कंट्री अकेले कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती। यहां इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है, क्योंकि ये थ्रेट ग्लोबल रहते हैं नेचर में। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ कंट्रीज को ज्यादा बर्डन झेलना पड़ता है, ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। आप ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, मालदीव डूब जाएगा, लेकिन भाई इसका ये मतलब नहीं है ना कि मालदीव अकेला जिम्मेदार है। तो जो ये कॉन्सिक्वेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इवन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसके बाद देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है ना, व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल सिक्योरिटी। अब अगला क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन। अब ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिए। आप आंसर देखोगे तो आंसर एकदम सेम है। सबसे पहले आप ट्रेडिशनल समझाओगे, और ट्रेडिशनल के बाद फिर आप नीचे आके नॉन ट्रेडिशनल समझाओगे। एकदम सेम आंसर है, आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर है। कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस करना, इसी बहाने से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। अब व्हाट आर द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स। अब पुराने पुराने सोर्सेस की बात नहीं करेंगे, कुछ नए सोर्सेस भी देखेंगे। तो भाई मिलिट्री के अलावा भी बहुत सारे दिक्कत रहती हैं, हमें उनकी बात करना पड़ता है। कई बार यहां पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। पहला है टेररिज्म। टेररिज्म एक आतंकवाद, आपने सबने सुना होगा, एक पॉलिटिकल वायलेंस है जहां पर सिविलियंस, आम नागरिक को टारगेट किया जाता है। इंटरनेशनल टेररिज्म मतलब जहां पर एक कंट्री से ज्यादा कंट्री अफेक्ट हो रही है। गवर्नमेंट में डर लाने की कोशिश करी जाती है। कैसे करी जाती है? आम लोगों को टारगेट करके। अगर आपने आम लोगों को कंट्रोल कर लिया तो गवर्नमेंट अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। बहुत सारे अटैक्स दुनिया भर में हमें देखने को मिले हैं।
यूएसए में जो 9/11 का हमला हुआ था, ट्विन टावर्स में, पेंटागन में, और एक तो नीचे ही गिर गया था, बोला जा रहा था वो व्हाइट हाउस को टारगेट कर रहा था, यूएस कैपिटल को टारगेट कर रहा था। तो 9/11 का जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद पूरी दुनिया अब टेररिज्म की बात करने लग गई है। वरना पहले बहुत हल्के में लेते थे। जब इंडिया बोलता था ना, तो यूएसए वाले बड़े हल्के में लेते थे, लेकिन जब खुद पे हुआ तो अकल आ गई, क्योंकि इज्जत पे भी बात आ गई ना, क्योंकि भाई आप ग्लोबल पावर हो, उसके बाद आप पर अगर कोई अटैक कर सकता है तो दुनिया में फिर कौन सेफ है। भाई ग्लोबल पॉवर्टी, भुखमरी बहुत ज्यादा है, लोग बहुत गरीबी में जी रहे हैं। पॉवर्टी से भाई इनसिक्योरिटी आती है। रिच स्टेट्स रिच हो रहे हैं, पुअर स्टेट्स और बुरी तरीके से गिरते जा रहे हैं, इस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ज्यादातर जो हमें आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं वो सब सहारन अफ्रीका में देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक पुअर रीजन है। इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इन चीजों से क्या होता है, इनसिक्योरिटी रिड्यूस होती है, तो हर किसी को थोड़ा डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। फिर माइग्रेशन एंड रिफ्यूजीज, पॉवर्टी है, कॉन्फ्लिक्ट है, इन चक्कर में लोग अपने देश को छोड़ के चले जाते हैं। अब भाई अलग अलग रीजन से जाते हैं। अगर आप वॉलेंटरली जा रहे हैं, मतलब खुद की मर्जी से जा रहे हैं, तो आप माइग्रेंट कहलाएंगे। लेकिन मजबूरी में जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है, मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ रहा है, तो आप रिफ्यूजी कहलाते हैं। बांग्लादेश क्राइसिस में वो इंडिया आए, तिब्बत क्राइसिस में वो इंडिया आई, ये रिफ्यूजी कहलाते हैं। और जब आप किसी प्रॉब्लम की वजह से छोड़ते तो हैं, लेकिन दूसरी कंट्री नहीं जाते, आप अपनी कंट्री में ही कहीं और डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो आपको बोला जाता है, कश्मीरी पंडित एग्जाम्पल निकल के आते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। 1990s में कश्मीर वैली में बहुत दिक्कतें आई, इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, तो ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल है। फिर हेल्थ एपिडेमिक्स, भाई डिसीजेस इधर उधर फैलती हैं, बहुत ट्रेड हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अब तो कोविड एक लाइव एग्जांपल है ना। HIV एड्स, मिलियंस इन्फेक्टेड है अफ्रीका में, साउथ एशिया में, ट्रीटमेंट बहुत ही अनअफोर्डेबल है। यूएसए जैसे डेवलप नेशन ने ट्रीटमेंट वगैरह तो निकाला है, लेकिन वो बहुत खर्चीला है। आप मुझे बताना कमेंट्स में, ये बहुत क्लियरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि हमें अफ्रीका साइड में टोटल कितने लोग देखने को मिलते हैं जो HIV एड्स से पीड़ित हैं। वहां एग्जाम्पल आएंगे, कुछ ऐसे एरियाज है जहां 6 में से 1 जन को HIV एड है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर 3 में से 1 को HIV एड है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये नहीं बन रहा है ना बेटा, तो फिर मैं क्या ही बोलूं, ये बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दिया हुआ है। फिर घबराना मत, नहीं बन रहा है तो बन जाएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया तो घबरा गया कि अरे भैया क्या बोल दिया, चीजें भूल भी जाते हैं, इतना घबराना मत। फिर नई डिसीजेस, भाई इबोला वायरस, कोविड-19 और रेजिस्टेंट डिसीजेस जैसे मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, सब दवाइयां काम ही नहीं करती हैं, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं निकल के आ रही। एनिमल पेंडेमिक्स, मैड काउ डिसीज, बर्ड फ्लू, क्या होता है, पोल्ट्री वगैरह हो गए, ये एनिमल के ना बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस हैं। अब अगर एनिमल में कोई डिसीज आई, ट्रेड वगैरह बंद हो जाते हैं। यूके वालों को इतना नुकसान हुआ था इस चीज से, ऐसी अलग अलग कंट्रीज को भी नुकसान होता रहता है। ह्यूमन राइट्स, भाई देखो, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। राइट्स आप बोलते हैं, पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक सोशल राइट्स होते हैं, माइनॉरिटी राइट्स भी होते हैं, लेकिन कोई ये नहीं अभी आइडिया लगा पाता है, मतलब सब अग्री नहीं कर पाते हैं कि राइट्स कब वायलेट हो रहे हैं, कब हम बोलेंगे कि राइट्स को हार्म किया जा रहा है। ये बड़ी दिक्कत है। तो यही है, कोशिश करी जाती है, इंटरनेशनल डिबेट्स वगैरह होती हैं कि हम राइट्स को बचा सकें। कहीं भी अगर राइट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, हम रवांडा का एग्जांपल ले सकते हैं, ईस्ट तिमोर का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के राइट्स को हार्म किया गया, तो यहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इस पर भी डिस्कशन चलते रहते हैं। फिर इन्वायरमेंटल एंड कॉन्टेक्चुअल थ्रेट्स, देखो भाई, हमें कॉन्टेक्स्ट के, सिचुएशन के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ना रहता है। जरूरी नहीं है जो मेरे लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो वो आपके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट हो, वो लोकल लेवल पर भी चेंज हो सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, डिसीजेस, इंटरनल वायलेंस। सी लेवल राइज करेगा, बांग्लादेश, मालदीव्स डूबने लग जाएंगे पानी में। HIV एड्स से भाई सदर्न अफ्रीका में बहुत सारे लोग परेशान हैं। फिर तीसरे नंबर पर जिनेसाइड, किसी पर्टिकुलर ग्रुप को इंटेंशनली बहुत बड़े लेवल पर खत्म करने की कोशिश करी गई थी। 1994 रवांडा का एग्जांपल आता है, 2 एथनिक ग्रुप थे, तुत्सी ट्राइब थी, एक हुटू ट्राइब थी। तो हुटू ट्राइब वालों ने कुछ हफ्तों के अंदर 4-5 लाख हमारे तुत्सी ट्राइब वाले लोगों को मार दिया था, मतलब इतने लोगों को मार दिया था कि लग रहा था कि ये पूरे खत्म ही हो जाएंगे। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। बात वही है कि भाई सबको साथ में आके काम करना पड़ेगा, मिलिट्री अकेले से काम नहीं होने वाला। तो भाई ये ग्लोबल नेचर की रहते हैं, नॉन ट्रेडिशनल, लेकिन अलग अलग रीजन को अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं। एनालाइज टेररिज्म एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट, ये मैंने पहले भी बता दिया है तो शॉर्ट में बताऊंगा।
पॉलिटिकल वायलेंस है, सिविलियंस को टारगेट करा जाता है, डेलिबरेटली जानबूझ के किया जाता है, इनडिस्क्रिमिनेटली किया जाता है। बॉम्ब गिरा रहे हैं, जितने लोग हैं मर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक एक को चुना जा रहा है। तरीका यही रहता है कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बदलना है। उनको गवर्नमेंट पसंद नहीं आ रही या उनको वहां की कोई पर्टिकुलर आइडियाज पसंद नहीं आ रहे, कंट्री में कोई चीज पसंद नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करना, डराना, ये काम किए जाते हैं ना, फोर्स का यूज करके, थ्रेट का यूज करके लोगों को डराते हैं जिससे गवर्नमेंट डर जाए। एग्जाम्पल्स पूछे गए थे क्वेश्चन में, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। टेररिज्म में क्या आ सकता है? प्लेन्स हाईजैक कर लेना, बॉम्ब्स प्लांट कर देना ट्रेन्स में, कैफे में, मार्केट में, क्राउडेड प्लेस में। 9/11 का हमला हम सबको पता है, मैंने ऊपर ही आपको बताया है ना। तो 9/11 के बाद बाकी गवर्नमेंट अब बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देने लग गई है। पास्ट में हमें ज्यादातर टेरर अटैक्स कहां पर देखने को मिलते थे? मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, लैटिन अमेरिका में और साउथ एशिया में। व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल पॉवर्टी? इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अमीर गरीब में जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? डिस्पैरिटी कम कैसे कर सकते हैं? तो वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन ग्रोथ हमें सिर्फ 6 कंट्रीज में देखने को मिलती है। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, पिकनिक। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नाइजीरिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश। यहां पर हमें हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। पुअरेस्ट कंट्री में बात करते हैं तो बोला जा रहा है भाई 50 सालों में उनकी पॉपुलेशन ट्रिपल हो जाएगी, वाइल जो भाई हमारी डेवलप कंट्री है उनकी पॉपुलेशन कम होगी। ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, इंडिया ट्रांजिशनल स्टेज में है और डेवलप्ड कंट्री फाइनल स्टेज में पहुंच जाती है, जहां पर पॉपुलेशन कम होने लग जाती है। हाई इनकम है, लो पॉपुलेशन है, तो रिच कंट्रीज, रिच ग्रुप और रिच हो जाते हैं। इनकम कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो गरीब लोग, गरीब कंट्री और गरीब हो जाती है, पॉवर्टी के ट्रैप में फंस जाती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, इससे नॉर्थ और साउथ में बहुत बड़ा डिवीजन हो जाता है। नॉर्थ मतलब जब हम रिच कंट्रीज की बात करते हैं तो हम उसे नॉर्थ में गिनते हैं, और गरीब में हम साउथ कंट्रीज की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया साउथ में आता है, लेकिन उसको फिर भी हम नदन साइड ही गिनेंगे। सिंपल सा ये लॉजिक याद रखिएगा। तो नॉर्थ मतलब रिच, साउथ मतलब पुअर, तो इनके बीच की डिस्पैरिटी और बढ़ने लग जाती है। साउथ की ही बात करते हैं तो साउथ में कुछ कंट्रीज ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो किया है, इनकम्स को बढ़ाया है, लेकिन बाकी कुछ कंट्रीज हैं जो आज भी बहुत पीछे हैं। तो साउथ में भी ये दिक्कतें हैं। ज्यादातर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हमें सब सहारन अफ्रीका जैसे रीजन में देखने को मिलते हैं जो बहुत गरीब है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पॉवर्टी और कॉन्फ्लिक्ट का आपस में एक लिंक है। गरीबी में लड़ाइयां ज्यादा होती हैं। पॉवर्टी के चक्कर में लार्ज स्केल माइग्रेशन होते हैं, साउथ से लोग नॉर्थ की तरफ जाते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ जाते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। लेकिन इस चक्कर में इंटरनेशनल पॉलिटिकल टेंशन वगैरह भी होती है। हर कोई अप्रिशिएट नहीं करता कि बहुत सारे लोग वहां पर आ रहे हैं। अब अगर आप ये डिस्पैरिटीज, ये जो गैप बढ़ता चला जा रहा है, इसको रिड्यूस करना चाहते हैं तो मल्टी प्रोंग्ड मतलब मल्टीपल तरीके की अप्रोच, जिसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, उनको कवर करना पड़ेगा। जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ को स्लो करिए, इनकम को बढ़ाइए, एजुकेशन में इन्वेस्ट करिए, वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब किसी पर्टिकुलर जॉब स्किल के लिए ट्रेनिंग देना, उस पर काम करिए। इन सारी चीजों को करिए, इससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होगी, इनइक्वालिटी वगैरह कम होंगी। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी? हम कोऑपरेशन की बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में, चलो इसकी बात करते हैं। मिलिट्री फोर्स भाई टेररिज्म वगैरह को तो ठीक कर सकता है, कोशिश कर सकता है, ह्यूमन राइट्स वगैरह इंफोर्स करवा सकता है, लेकिन पॉवर्टी, माइग्रेशन, रिफ्यूजी मूवमेंट, एपिडेमिक, इन सब में क्या करेगा? कई बार तो मिलिट्री सिचुएशन को और खराब कर देता है। तो यहां पर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बात करते हैं। कोऑपरेशन बायलैटरल, दो कंट्रीज के बीच में भी हो सकता है, रीजनल भी हो सकता है, कॉन्टिनेंटल भी हो सकता है और ग्लोबल भी हो सकता है। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, हम सिर्फ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि व्हाट इज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, या नॉन ट्रेडिशनल में हम बात करते हैं कोऑपरेशन की, हम मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की बात नहीं करते हैं। तो सिर्फ उसी एंगल से इस आंसर को हम देखेंगे। अब कोऑपरेशन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी में बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे एक्टर्स हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और कुछ एनजीओज भी होते हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल। मिलिट्री का ऐसा नहीं है कि गायब कर देते हैं, मिलिट्री को यूज करा जाएगा, लेकिन जब सारे तरीके फेल हो जाएं, एज अ लास्ट रिसोर्ट हम यूज कर सकते हैं, और उसे भी इंटरनेशनल सैंक्शन के अंडर। मतलब यूएन में डिस्कशन हो जाए, सब अग्री कर दें तब करो। ऐसा नहीं है कि आप खुद ने पूरी दुनिया के बदले आपने बोल दिया कि हम अटैक कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। नहीं, सबकी सहमति के साथ काम करिए, वो भी सिर्फ एक्सट्रीम सिचुएशन को टैकल करने के लिए। जैसे कोई गवर्नमेंट अपने ही लोगों को मार रही है, पॉपुलेशन को इग्नोर कर रही है, पॉवर्टी में लोग मर रहे हैं, डिसीजेस आ रही हैं, कैटास्ट्रॉफीज आ रही हैं,
तो आप कुछ करिए, ऐसे हर जगह आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन एनी 3 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने कंपोनेंट्स वाले क्वेश्चन देखे, ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक है ना, यहाँ कहीं भी फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली कंपोनेंट्स, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट ऐसे वर्ड्स आते हैं, समझ जाइए आंसर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी ही आंसर दे रही है। इसको याद करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। गुरु भैया इज हियर, डोंट फियर। लाइव क्लासेस में मैं ऐसे इतने निमोनिक्स याद करा देता हूं, बच्चे भूलते ही नहीं है। इसको याद करिए मी से, MIIE, मी से याद कर लीजिए। कैसे याद कर लीजिए, चलिए देखते हैं। 4 कंपोनेंट्स है भाई। इंडिया ने ट्रेडिशनल भी चीजें झेली हुई हैं, नॉन ट्रेडिशनल भी झेली हुई हैं। इंडिया को सब पता है, इंडिया को अंदर भी खतरे हो चुके हैं, बाहर की कंट्री से भी खतरे हो चुके हैं। तो इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर 4 हमें ब्रॉड कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे वो हमारा ABDD वाला आंसर लिख के आ जाते हैं, गलत। इंडिया की बात करी जा रही है। पहला एम से आता है मिलिट्री। इंडिया का पहला कंपोनेंट है अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि इंडिया के अपने नेबर्स के साथ लफड़े हो चुके हैं। पाकिस्तान से वॉर हो चुकी है 1947, 48, 65, 71, 1999 में। चाइना के साथ हो चुकी है 1962 में। इसलिए इंडिया ने जब 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट भी करे थे, तो हमने जस्टिफाई करा था कि करना जरूरी है, क्योंकि हमें आसपास के लोगों से खतरा है। पहला हमने कब डिवाइस न्यूक्लियर टेस्ट किया था? 1974 में। अगर आपने पुराने चैप्टर की फसना पक्का सीरीज देखी है, मैंने आपको ऑपरेशन शक्ति के बारे में बताया था, स्माइलिंग बुद्धा के बारे में बताया था, कमेंट्स में याद कर लो। इंडिया 2 बार अपना ऐसे टेस्ट कर चुका है। दूसरा कंपोनेंट एम के बाद आता है आई का मतलब है इंटरनेशनल। इंडिया का कहना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सभी के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने एशियन सॉलिडारिटी, एशिया को साथ में लाने का काम करा। उन्होंने कॉलोनाइजेशन के खिलाफ बात करी, सबके आजादी के लिए उन्होंने बात करी। हमने कोल्ड वॉर में कोई भी कैंप ज्वाइन नहीं करा था, नॉन अलाइनमेंट फॉलो करा था। हम बाहर से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। और इंडिया हमेशा UN को और इंटरनेशनल चीजों को सपोर्ट करता है। तो इंडिया का को कहना है कि इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। MII, तीसरा आई का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल। इंडिया को इंटरनल प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिली है, सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स थे अलग अलग एरिया में, अभी भी ये प्रॉब्लम है। नागालैंड हो, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर, अलग अलग समय में इन्होंने इंडिया को सिसीड करने का, मतलब इंडिया को छोड़कर इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की कोशिश करी है। लेकिन इंडिया की खासियत यह है कि हम डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं। तो इन सबको हम आवाज देते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है आप बताइए। हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करते हैं, हम पॉलिसीज भी बनाते हैं, हम किसी को भी इग्नोर नहीं करते। इसलिए इंडिया आज भी यूनाइटेड है। और फोर्थ निकल के आता है MIIE, मतलब इकोनॉमिक। तो इकोनॉमी को डेवलप करना है इस तरीके से कि ज्यादातर लोगों का भला हो सके, वो पॉवर्टी, अपनी एक मिजरी से बाहर आ सके, सफरिंग से बाहर आ सके, और जितनी भी इनइक्वालिटीज हैं वो खत्म हो सके। ये पार्शियली सक्सेसफुल हुआ है, पूरा सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी बहुत अच्छा काम इंडिया ने किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे से चीजों को ठीक करें। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स हम फॉलो करते हैं, इससे वो लोग जो डिप्राइव्ड हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, वो भी अपनी आवाज रख पाते हैं। अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को बताती है आप लोग क्या गलत कर रहे हैं, और इसलिए इंडिया आज भी टिका हुआ है। और इसी के साथ ये एक बहुत ही प्यारा हमारा चैप्टर होता है एंड। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट करिए प्रीमियम वीडियो को करिए लाइक। प्रीमियम नोट्स और सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। वेबसाइट एप्लीकेशन पे भी जरूर से जाइए, टेलीग्राम कर लीजिए ज्वाइन। फसना पक्का सीरीज आ रही है, धूम मचा रही है। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। आप हैं फ्यूचर टॉपर्स, इस बात को रखिएगा याद। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।